बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का 5वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं और 5वां अध्याय है नई समस्याएं। और इसके अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो शीर्षक है प्रभुत्व के लिए। यहाँ पर प्रभुत्व के लिए, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। मराठों और अंग्रेज़ों के बीच, मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष अंग्रेज़ों की विजय, अंग्रेज़ों की विजय। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। और इसमें जो है बाद के वर्षों में पंजाब में भी जो है ये मराठे फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। तो उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे नादिर शाह के आक्रमण से। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 87 है, इसका पहला अनुच्छेद है। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुग़ल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही जिसके नाम के सिक्के 1835 ईस्वी तक चलते रहे। तो ये जो है नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी कि वो कठपुतली बनकर रह जाते। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफ़गानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफ़गानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेज़ों के हाथ आ गया। इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। यानी कि अकाल के कारण जो है, भयंकर अकाल के कारण यहाँ की आबादी जो है 1/3 आबादी नष्ट हो गई। दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अंग्रेज़ों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। तो दक्षिण में जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ वो बहुत विश्व स्तर पर था और युद्ध का ही एक हिस्सा था। अंग्रेज़ों की विजय में समाप्त हो गया। अब क्या होता है कि फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गईं जो अधिकार के लिए संघर्ष करती रहीं। मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज़। प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेज़ों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हों जिसकी नियति में पूरे भारत पर राज्य करना हो, क्योंकि ये साफ दिखाई देता था कि अंग्रेज़ पूरे भारत पर राज्य करना चाहते थे। तो अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था। वे सारे
पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे। विकट मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था। पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था, यानी कि उसकी पहचान जो है वो एक अद्भुत व्यक्ति की तरह, यानी कि एक अलग तरह का, जो उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे। तो हैदर अली जो है वो भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने अंततः 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। तो मराठों और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है वो मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और अंग्रेज़ों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया। उन्होंने 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया, लेकिन 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे या ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि वे भी उसके गुलाम बन गए। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे, यानी कि ऐसे राजा जो अंग्रेज़ों के अधीन थे, जिनका कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। वे कोई भी निर्णय स्वयं से नहीं ले सकते थे, अंग्रेज़ जो उनको बोलते थे वो वही करते थे। तो ऐसे राजाओं के माध्यम से भी अंग्रेज़ों ने सरकार चलाई, अपना शासन चलाया। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। अव्यवस्था यानी कि कोई भी चीज़ें जो है वो सही ढंग से सही प्रबंधन के साथ नहीं चल रही थी। तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को व्यवस्था प्रदान की और अराजकता से बचाया, यानी कि जो है एक नियम में बांधा, एक कानून बनाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस युग के बाद, जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया। लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेज़ों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही सकती थी। तो यह कल्पना भी की जा सकती थी कि ये जो है व्यवस्थित हो सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्ति के बाद, यहाँ संघर्ष की समाप्ति के बाद, यानी कि जब ये सारे संघर्ष समाप्त हो गए थे। अब हम लोग जो दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे रणजीत सिंह और जय सिंह। दूसरा जो यहाँ पे शीर्षक है रणजीत सिंह और जय सिंह। रणजीत सिंह और जय सिंह। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त ज़रूर थी। त्रस्त मतलब परेशान और पस्त मतलब थकी हुई, हारी हुई ज़रूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ सका। यानी कि भारत की परिस्थितियों के बारे में बहुत से ऐसे चिंतक थे जो इसके बारे में सोचा करते थे और वे उसे समझना चाहते थे, उन शक्तियों को
जो यहाँ पर राज कर रही थी और सक्रिय थी, यानी कि जिनका कि शासन चल रहा था। वे उन्हें समझना चाहते थे, लेकिन इतनी घटनाएं होती थी कि उसमें जो है उनकी ये सोच दब जाती थी और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता था। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमज़ोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। बहुत सारे राजा ऐसे भी हुआ करते थे जो अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए सेना रखते थे, लेकिन वो कभी खून खराबा को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सज़ा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सज़ा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो। युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली। गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई, बल्कि उसी की जान यानी कि महाराजा रणजीत सिंह की ही जान लेने की कोशिश कई बार की गई, जबकि उसने कभी किसी की जान जो है नहीं ली। युद्ध में भले ही किसी की जान चली जाती हो, लेकिन युद्ध करते हुए इन्होंने कभी भी किसी को मौत की सज़ा नहीं दी, मौत की सज़ा बंद कर दी। इस तरह से उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। तो उनके शासन में जो है निर्दयता यानी कि अमानवीय व्यवहार और दमन, किसी को दबा के रखना और किसी को जो है स्वतंत्र रूप से जीने न देना, तो इस तरह से उनके लिए नियम कानून बहुत कड़े कर देना, तो ऐसा दमन से मुक्त था। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूताने में जयपुर का सवाई जय सिंह था। उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी, और वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। यानी कि वो अवसरवादी था। वो समय देख कर जो है अपनी चाल चलता था, अपने काम किया करता था, और इसीलिए वो जो है कई पतन और कई रुकावटों के बाद भी वो बचा रहा। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था, और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाईं। उसने जयपुर नगर बसाया। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जय सिंह ने बहुत कुछ किया। जय सिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में, जब उथल पुथल, युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा था, राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब उथल पुथल यानी कि जब वहाँ का समय जो है युद्ध और उपद्रवों से, यानी कि जो घटनाएं होती थी छोटी मोटी, ऐसे माहौल से भरा था, और उस समय जो है जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया और उन्होंने बहुत सोच समझ के काम किया। तो यहाँ पर जो है जय सिंह और रणजीत सिंह, ये दो जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे, और इन्होंने जो है जो नियम बनाए वो भी बहुत जो है अच्छे थे, मानवीयता से भरे हुए थे। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के 2 रूप।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि इंग्लैंड के दो रूप। इंग्लैंड के दो रूप। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहाँ भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। आवश्यक हो गया कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करे, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेज़ी से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था, और उसकी निगाह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज़ सामने नहीं आई। उसकी जगह जो है कोई निश्चित और रचनात्मक चीज़ सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उसी समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा कि एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 ईस्वी में मिल्टन का जन्म हुआ। उसके बाद हैम्बडेन और कॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेजी से एक एक करके काटने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकले। यानी कि वस्त्र बुनने की कला में भी परिवर्तन आ गया। इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था? ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमज़ोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं, उससे कहीं अधिक प्रगति की होती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश को प्रगति के मार्ग में पीछे करती हैं, और हमारा देश भी आगे बढ़ सकता था और अधिक प्रगति कर सकता था।
तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पाठ में इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत जाना। और अब हम लोग पाठ 5 नई समस्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में कौन कौन सी विरोधी जातियों का आगमन हुआ है। प्रश्न 1 है ये, भारत में कौन कौन सी विरोधी जातियों का आगमन हुआ है। आगमन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में अरबी तुर्की व अफ़गानी अरबी तुर्की व अफ़गानी जातियों का भारत में आगमन हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2, महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई। उत्तर है, महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महाराणा प्रताप कौन थे, ये तीसरा प्रश्न है। महाराणा प्रताप कौन थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजपूत शासक थे। उत्तर है इसका, महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजपूत शासक थे। वे अत्यंत वीर साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त थे। वे हमेशा से ही मुगलों के विरोधी रहे। मुगलों के विरोधी रहे। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है,
कि यदि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना नहीं न हुई होती। प्रश्न 4, यदि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना न हुई होती तो भारत अधिक स्थापना न हुई होती तो भारत की दशा कैसी होती। ये प्रश्न 4, इसका उत्तर है यदि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना न हुई होती, यदि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना न हुई होती तो भारत अधिक समृद्ध स्वतंत्र और विकसित तथा शक्तिशाली देश होता। ये इसका उत्तर है। और अब है एक प्रश्न कि अमीर खुसरो कौन थे? उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण था? इसके लिए हम लोग ऊपर प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 5 है, अमीर खुसरो कौन थे? उनकी प्रसिद्धि का कारण, वे क्यों प्रसिद्ध थे? उनके प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? क्यों वो प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर है कि अमीर खुसरो फारसी के उच्च कोटि के कवि थे। और वे महान संगीतकार भी थे। उन्होंने तंत्र वाद्य सितार का आविष्कार किया। इसलिए
वे प्रसिद्ध हो गए। वे प्रसिद्ध हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने पाठ 5 पर ये 5 प्रश्न किए और इसमें जो है ये सभी प्रश्न बच्चे अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे और इसी के साथ ये 5वां चैप्टर समाप्त होता है। और इसमें जितने भी प्रश्न किए गए हैं वो सभी प्रश्न लिखकर फिर उसका जो है उत्तर लिखना है। तो प्रश्न ये लिखने के बाद ही उसका उत्तर लिखना है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।